नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विदारवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की एक क्लास शुरू की है, सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको बहुत ही डीपली क्लास कराई जा रही है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास को देखने के लिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज की क्लास। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया है, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी पुकारा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतकाल, आधुनिक काल एवं गद्यकाल। आदिकाल की समय सीमा जो है 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक माना है, और पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक माना है। उत्तर मध्यकाल या रीतकाल को 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक माना है। आधुनिक गद्यकाल को विक्रमी संवत 1900 से आज तक। नई काव्यधारा यानी आधुनिक काल को नई काव्यधारा प्रथम उत्थान भारतेंद्र विक्रमी संवत 1925 से विक्रमी संवत 1950 तक माना है। नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान ये विक्रमी संवत 1950 से विक्रमी संवत 1975 तक माना है। और नई काव्यधारा तृतीय उत्थान ये छायावाद युग जिसे बोलते हैं, ये विक्रमी संवत 1975 से आज तक माना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को देखते हैं। काल विभाजन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षित जनता की जिन जिन चित्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। ये जो है काल विभाजन के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन क्या है काल विभाजन के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी का? जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। और तीसरी परिभाषा है प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की विशेषताएं क्या क्या हैं देखते हैं। शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए निम्नलिखित दो आधार ग्रहण किए हैं। एक तो है परंपरा से प्राप्त मनोविज्ञान का आधार, दूसरा है उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार। परंपरा से प्राप्त मनोविज्ञान के आधार में जैसे आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के नाम से इसे पुकारा है। उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर क्या कहा, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतकाल आदि। उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में सरलता स्पष्ट होती है। शुक्ल जी द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो सरल और स्पष्ट प्रतीत होता है। इनके काल विभाजन में त्रुटियां क्या हैं? शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की त्रुटियां क्या क्या है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 1050 से माना है, जबकि हिंदी भाषा का विकास 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके द्वारा प्रत्येक काल की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनका कोई ठोस आधार नहीं है। अपभ्रंश की रचनाओं को पुरानी हिंदी में समेट लिया गया है, जो उचित नहीं है।
वे अधिकांश रचनाओं को समय निश्चित स्वीकार नहीं कर पाए हैं। भक्तिकाल की बहुत सी काव्यधाराओं को अनदेखी की गई है। हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन के बारे में विस्तार रूप से देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन, इन्होंने संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। संधिकाल विक्रमी संवत 750 से विक्रमी संवत 1050 तक माना है। चारणकाल जो है विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1375 तक माना है। और भक्तिकाल 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक माना है। और रीतकाल 17 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना है, 1900 विक्रमी तक माना है। आधुनिक काल जो है विक्रमी संवत 1900 से आज तक। रामशंकर शुक्ल रसाल द्वारा किया गया काल विभाजन के बारे में देखते हैं दोस्तों। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी प्रकाशन वर्ष जो है 1931 है। आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था को भी का नाम भी दिया है। आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का नाम भी दिया है। इसको दो खंड में विभाजित किया था, पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1000 से 1200 ईस्वी विक्रमी तक। उत्तरार्ध आदिकाल जो है विक्रमी संवत 1200 से विक्रमी संवत 1400 तक माना है। और मध्यकाल को जो है हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा है। मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने जो है मध्यकाल को हिंदी साहित्य को किशोरावस्था कहा है। पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल, इसको भी दो कालखंडों में विभक्त किया गया है। विक्रमी संवत 1400 से 1600 तक पूर्वार्ध मध्यकाल माना जाता है और विक्रमी संवत 1600 से 1800 तक उत्तरार्ध मध्यकाल माना गया है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य की युवा अवस्था कहा है। युवा अवस्था जो है आधुनिक काल को कहा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने। परिवर्तन काल और वर्तमान काल दो कालखंडों में विभक्त किया था। परिवर्तन काल की समय सीमा जो है विक्रमी संवत 1800 से विक्रमी संवत 1900 तक माना है। और वर्तमान काल के जो है विक्रमी संवत 1900 से लगातार यानी आज तक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किए गए काल विभाजन के बाद देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल में 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से लगातार आज तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन को देखते हैं। इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है 1965 ईस्वी में। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल से कहा है। ये 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना है। और मध्यकाल को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल की समय सीमा जो है 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मानी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और पूर्व मध्यकाल को 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना है। और उत्तर मध्यकाल को 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है। और आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक मानी है। इन्होंने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। धर्माश्रय में रचित साहित्य, संत काव्य परंपरा, पौराणिक रीत परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा। ये जो है धर्माश्रय में रचित साहित्य हैं। राज्याश्रय में रचित साहित्य कौन कौन से हैं? मैथिल गीत परंपरा, ऐतिहासिक राष्ट्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। लोकाश्रय में रचित कौन कौन से काव्य हैं इनके? रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किए गए काल विभाजन को देखते हैं। इन्होंने पूर्व आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, आधुनिक काल या गद्यकाल के
में विभक्त किया था। आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 तक ईस्वी तक, और पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल की जो समय सीमा है विक्रमी संवत 1400 से 1700 विक्रमी तक, और उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल की विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक माना है। आधुनिक काल या गद्य काल को विक्रमी संवत 1900 से आज तक लगातार माना है। डॉक्टर नगेन द्वारा किए गए काल विभाजन को देखते हैं। इनकी रचना जो है हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल। आदिकाल जो है की समय सीमा 7वीं सदी से मध्य 14वीं सदी तक के मध्य तक माना है। भक्तिकाल की समय सीमा 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक माना है, और रीतकाल की समय सीमा 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक माना है। आधुनिक काल को जो है जो 19वीं सदी से के मध्य से लगातार चल रही है, भारतेंद्र काल, द्विवेदी काल और छायावाद काल। इन्होंने आधुनिक काल को 3 कालखंडों में विभक्त किया था। भारतेंद्र काल, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा था, द्विवेदी काल जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, और छायावादोत्तर काल 1938 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिसको 2 कालखंड में विभक्त किया गया, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। रामखिलावन पांडे द्वारा किया गया काल विभाजन को देखते हैं। संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल। संक्रमण काल की समय सीमा 1000 से 14 ईस्वी तक, संयोजन काल की समय सीमा 1401 से 1600 ईस्वी तक, और संवर्धन काल की 1601 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और संचयन काल 1801 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन, इन्होंने भ्रंश काल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, इन्होंने भी 4 कालखंडों में विभक्त किया है, लेकिन अब भ्रंश काल की कोई समय सीमा नहीं उल्लेख की है। भक्तिकाल की 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना है, रीतकाल 1650 से 1857 तक माना है, और आधुनिक काल की समय सीमा का भी कोई उल्लेख नहीं किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास 1978 में आधुनिक काल का उप विभाजन निम्नानुसार किया है। पुनर्जागरण काल, पूर्ण स्वच्छंदता काल, स्वच्छंदतावाद काल। उत्तर स्वच्छंदतावाद को 3 कालखंडों में विभक्त किया था। पहला दशक प्रगति और स्वच्छंदता का द्वंद्व, दूसरा दशक जो है संतुलन की खोज और आधुनिकता, तीसरा दशक आधुनिकता की बोध रचनाएं। आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल इन्होंने 4 खंडों में विभक्त किया था। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। श्याम सुंदर दास ने कौन कौन से काल विभाजन किया है? इन्होंने भी दोहरा नामकरण किया है, जिसे आदिकाल को वीर काल भी कहा है, पूर्व मध्य युग को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य युग को रीत काल कहा है, आधुनिक युग को नवीन विकास काल भी कहा है। मोहन अवस्थी द्वारा किया गया काल विभाजन कौन कौन सा है? आधार काल, भक्ति काल, रीत काल, विद्रोह काल। आधार काल की समय सीमा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है। भक्ति काल की समय सीमा 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना है। रीत काल की समय सीमा 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है, और विद्रोह काल की समय सीमा 1857 ईस्वी से लगातार चल रही है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और संक्रांति काल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है, और संक्रांति काल जो है 1843 से 1857 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल जो है तो कई कालखंडों में विभक्त किया था काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। आधुनिक काल को भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, सठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और अद्यतन कविता युग के नाम से विभक्त किया था।
दोस्तों इसकी समय सीमा जो है स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हो। भारतीय युग की समय सीमा 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, क्षयवाद युग 1918 से 1936 तक, प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, और नई कविता युग 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक, षठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक, समकालीन कविता 1900 से 2000 ईस्वी तक, अद्यतन कविता जो है ये 2000 ईस्वी से आज तक चल रही है। हिंदी के प्रथम कवि जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मुंज या भोज हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो है वो पुष्य या पुंडर हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार जो है मुंज हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो है अब्दुल रहमान या अदाम मांड हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें मिस्टेक हो ही जाती है, इसलिए आप इसको 2-3 बार पढ़ लें जिससे आपको यह याद हो जाए। शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कवि कौन है? मुंज या भोज हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार प्रथम कवि पुष्य या पुंड हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार मुंज भोज हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कौन है प्रथम कवि? विद्यापति हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हैं। राहुल संस्कृतायन के अनुसार सरहपा हैं। नीचे सभी रचनाकारों ने अपना अपना मत प्रदान किया है। हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? मीरा हैं। हिंदी की प्रथम कवयित्री मीरा हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक जी हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? देवसेन जैनाचार्य कृत देवसेन कृत सर्वकाचार है। देवसेन की रचना जो है सर्वकाचार जो है हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। आदिकाल की समय सीमा आलोचकों की दृष्टि में कैसी है? ग्रेडसन के अनुसार 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मिश्र बंधु के अनुसार 643 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। राहुल संस्कृतायन के अनुसार 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1000 से 1400 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। श्याम सुंदर दास के अनुसार 993 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ये आदिकाल की समय सीमा है। आदिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए उपनाम कौन कौन से हैं? आदिकाल को विद्वानों ने क्या क्या उपनाम दिए थे? यानी ग्रेडसन ने जो है चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल कहा है। राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध काल या सामंत काल कहा है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल, शून्य काल या उन्मेष काल की संज्ञा दी है आदिकाल को। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। विश्वनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकाल कहा है आदिकाल को। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल काव्य कहा है। मोहन अवस्थी या सुमन राजे ने आधार काल कहा है आदिकाल को। रामखेवाल पांडेवा एवं हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है आदिकाल को। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है आदिकाल को। वासुदेव सिंह ने ऊर्ध्व काल कहा है आदिकाल को। और शैलेश जेदी ने आविर्भाव काल कहा है आदिकाल को। राम प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? संक्रांति काल कहा है आदिकाल को। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी व डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। आदि युग या वीर युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। विजयेंद्र स्नातक ने वीर प्रशस्ति युग कहा है आदिकाल को।
आदिकाल के नामकरण का विश्लेषण। ग्रियर्सन द्वारा दिया गया चारण काल। ग्रियर्सन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन शुरू करते हुए विविध कालखंडों का नामकरण किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास के आरंभिक चरण को चारण काल कहा है। ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से मानते हैं तथा हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को चारण काल कहते हैं, किंतु इस अवधि के दौरान चरणों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं है। चारण काल कहने से साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। इस नाम से युग चेतना का बोध भी नहीं होता है, अतः ग्रियर्सन द्वारा दिया गया चारण काल नाम उपयुक्त नहीं माना गया है। मिस्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त आरंभिक काल नाम। इस नाम से किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, यह एक सामान्य संज्ञा मात्र है। इससे युग चेतना का भी बोध नहीं होता है। मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए नामकरण को अस्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रवृत्तियों का ध्यान रखे बिना किसी कालखंड का निजी मान्यता के आधार पर नामकरण उचित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल नाम के बारे में चर्चा करते हैं। वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में शुक्ल द्वारा प्रस्तुत तर्क कौन कौन से हैं? आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं: खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, परमाल रासो, खुमान खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है, अतः आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम का अनौचित्य। शुक्ल जी ने सिद्ध नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की परिधि से बाहर रखा है, जो उचित नहीं है। इस नाम से आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियों जैसे प्रेम तत्व, श्रृंगार, मनोरंजन आदि का बोध नहीं होता है। इस नाम से केवल रचनाकारों की प्रवृत्ति का ही पता चलता है, जन चेतना का पता नहीं चलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदत्त संधिकाल या चारण काल नाम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को 2 कालखंडों में विभक्त किया है: संधिकाल और चारण काल। संधिकाल से तात्पर्य अपभ्रंश एवं हिंदी के मिलान से है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था एवं हिंदी का आरंभ। चारण काल कहने का तात्पर्य चरणों द्वारा रचित साहित्य से है। अनौचित्य क्या है? इन 2 नामों से हिंदी साहित्य के आरंभ का तो बोध होता है, किंतु अन्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।